नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज आपके 20 जुलाई के जीएस का। आज थोड़ा देर इसलिए हो गया क्योंकि ये बोर्ड काम ही नहीं कर रहा था और जब मैं सेशन में आया तो मैंने सोचा कि यार बोर्ड में क्या प्रॉब्लम हुई। फिर वो बोर्ड सही करने में 4 से 5 मिनट लग गया। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, कभी कभी हैंग हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आज दिक्कत की, उसके लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। रुको, इसको मैं अगले पे आते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का और फिर देखते हैं कि हम लोग क्या बेहतर और क्या अच्छा कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ जाएं उससे पहले आपको बताएं कि देखो एसएससी एमटीएस के लिए आपके लिए एक कैप्सूल बैच लॉन्च होने वाला है, जो आज आपके तारीख कितनी हो गई, आज आपके 20 जुलाई हो गई। ये 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और आप इस बैच के साथ Y182 कूपन कोड लगा करके जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये 21 जुलाई मतलब कल से शुरू होगा। अभी आज तो 20 जुलाई ही है, ये कल से कैप्सूल बैच शुरू हो रहा है। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ जाएं, लेकिन अब जब तिरंगा सामने है तो सबसे पहले सैल्यूट किया जाएगा तिरंगे को और उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। 50 क्वेश्चंस हैं। तो पहला, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? बांग्लादेश, जहां की शेख हसीना जी बड़ी प्रसिद्ध है। बांग्लादेश का वैसे राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सर कबड्डी है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं जरा आप ये बताइए। जैसे हॉकी में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खेलते हैं और फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी खेलते हैं। और आपकी जानकारी के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड बता दें कि जो फीफा आपके 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप हो रहा है उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें करीब करीब 32 टीम हिस्सा ले रही हैं। 32 टीम हिस्सा ले रही हैं फीफा की। और फीफा का स्पॉन्सरशिप किसने जीता है? तो डीडी स्पोर्ट्स ने। डीडी स्पोर्ट्स को, ये आज के करंट की न्यूज है, डीडी स्पोर्ट्स ने इसका स्पॉन्सरशिप जीता है भारत के लिए। तो कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी खेलते हैं? सर कबड्डी में 7 खिलाड़ी खेलते हैं। क्लियर है, कबड्डी में 7। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहां है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, देखो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय है आपके पेरिस में। और अभी अब अंतरिक्ष से मुझे याद आया कि हम लोग चंद्रमा दिवस भी मनाते हैं। चंद्रमा दिवस बता सकते हैं चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, अंतरिक्ष से ये पॉइंट याद है कि सर 20 जुलाई को चंद्रमा दिवस भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। चंद्रमा पे जाने का सबसे पहला विचार जो जिस व्यक्ति ने दिया था उसका नाम था जॉन एफ कैनेडी। ये कैनेडी जो था ये अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ करता था और अमेरिका के राष्ट्रपति को पोटस भी कहा जाता है। और जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति कब थे? 1961 में। इन्हीं का फिर नासा ने फॉलो करना शुरू किया और 1969 में अपोलो 11 के थ्रू नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन, ये 2 लोग चांद की सतह पे 20 जुलाई को उतरे थे। यही वजह है कि 20 जुलाई को हम लोग इंटरनेशनल चंद्रमा दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। अगला, अच्छा, अंतरिक्ष एजेंसियों की बात की जाए तो जाक्सा जो है ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। जैसे आपके देश वाली अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो भारत से है। वहीं अगर नासा की बात की जाए जिसके हेड इस समय बिल नेल्सन है तो वो यूएसए से है। क्लियर है ना, यूएसए से है। अगला क्वेश्चन, ओडिशा राज्य के गठन को याद करने के लिए उत्कल दिवस या हर साल उत्कल दिवासा हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सर उत्कल दिवस सी ऑप्शन 1 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, आई लीग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, टेनिस से, हॉकी से, फुटबॉल से। आई लीग किससे संबंधित है? अभी बैडमिंटन का एक करंट अफेयर का न्यूज बड़ा चर्चा में चल रहा है कि बैडमिंटन से ही रिलेटेड जो सात्विक साईराज रेड्डी हैं वो सबसे तेज बैडमिंटन सर्विस देने वाले विश्व के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। और आई लीग किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से, ठीक है। और फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो आई लीग, फीफा, ये सब फुटबॉल से संबंधित हैं। 11 खिलाड़ी इसमें खेलते हैं। 90 मिनट का खेल खेला जाता है। वर्तमान का फुटबॉल विश्व चैंपियन कौन है पुरुष वर्ग में? तो अर्जेंटीना है। अगला,
एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया शुरू हुआ है? इम्फाल में, कोयम्बटूर में, शिलोंग में या मंदसौर में? जैसे कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, याद है फ्लोटिंग नेशनल पार्क। अच्छा ये बताओ, मैंने कल एक आपसे वादा किया था कि कल के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो नए होंगे, फ्रेश होंगे और एकदम अलग होंगे। अब बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है आज के क्वेश्चंस देख करके? तो फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है मंदसौर में, क्लियर है ना? फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो मंदसौर में आयोजन किया जा रहा है। मार्लिन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मार्लिन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मुझे लगता है मैंने जो नए क्वेश्चंस का वादा कर दिया ना, बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे कि अच्छा कोई ऐसा मार्लिन नाम का पुरस्कार भी दिया जाता है। तो मार्लिन पुरस्कार दिया जाता है मैजिक, जादू के क्षेत्र में। जादू को ही समर्पित है हमारे भारत का कौन सा वेद? आपके अथर्ववेद, ठीक है ना? अथर्ववेद में जादू टोना का ही जिक्र मिलता है। तो जादू मार्लिन पुरस्कार इस क्षेत्र में दिया जाता है। शांति से तो नोबेल पीस प्राइज भी लिख सकते हो कि नोबेल पीस प्राइज। खेल के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड और आपके ऑस्कर ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। उसके अलावा भी तरीके तरीके के अवार्ड है जो आपके इस फील्ड में संगीत के दिए जाते हैं। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार, जिसे मैथमेटिक्स का नोबेल भी कहा जाता है, किसको दिया गया है? इसको क्या कहा जाता है? गणित का नोबेल, ठीक है ना? गणित का नोबेल पुरस्कार। जरा बताइएगा गणित का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो गणित का नोबेल इस बार का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है लुईस कैफरेली को। अच्छा ये बात मैं लिख के दे सकता हूं कि लुईस कैफरेली को किस बात के लिए दिया गया, उनके किस थियरम के लिए दिया गया है, वो तुम्हारे ध्यान से उतर गया होगा कि लुईस कैफरेली को। क्योंकि जैसे वो गीतांजलि श्री 2022 टॉम ऑफ सैंड तुमको बुकर पुरस्कार याद होगा, 23 वाला लगभग भूले बैठे होगे, उसी तरीके से ये वाला भी उसी स्थिति में होगा ओवरऑल। अगला, महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है? महाकालेश्वर मंदिर, जिसे आप महाकाल लोक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, यह आपके मध्य प्रदेश में उज्जैन में स्थित है और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के। जरा बताना सतलज नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर का नाम बताना। उसके अलावा अभी मैं नदी का नाम दूंगा, आपको शहर का नाम बताना है। आपको झेलम नदी के किनारे बसे हुए एक शहर का नाम बताना है, ठीक है ना? झेलम। आपको मूसी नदी के किनारे बसे हुए एक शहर का नाम बताना है। आपको नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए एक शहर का नाम बताना है। आपको अलकनंदा नदी के किनारे बसे हुए एक शहर का नाम बताना है। अलकनंदा, ठीक है ना? अलकनंदा नदी के किनारे बसे हुए एक शहर का। मैंने उलट दिया है, मैंने पूछने का तरीका बस उलट दिया है। तो सर मूसी के किनारे हैदराबाद, नर्मदा नदी के किनारे आपके जबलपुर, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर, सतलज नदी के किनारे लुधियाना और अलकनंदा नदी के किनारे देवप्रयाग। फिर से एक बार सुन लो, अलकनंदा के किनारे देवप्रयाग है, ठीक है सर? अलकनंदा के किनारे आपके कौन पड़ता है? तो अलकनंदा के किनारे देवप्रयाग, सतलज के किनारे लुधियाना आपके पड़ता है, झेलम के किनारे श्रीनगर, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद, नर्मदा के किनारे जबलपुर पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या रहेगा। 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेस पुरस्कार किसे दिया गया? सर ये दलाई लामा को दिया गया। इन्हें 1959 में ही दिया गया था, लेकिन चाइना के हस्तक्षेप के कारण नहीं दिया गया। अलकनंदा किनारे देहरादून भी है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है ना? दलाई लामा को नहीं दिया गया। अगला, भारत की पहली नाव बेसिन किस राज्य में बनाई जा रही है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड। बताइएगा भारत की पहली नाव बेसिन किस राज्य में बनाई जा रही है? नाव बेसिन बनाया जा रहा है कर्नाटक में। कर्नाटक का जो, जैसे महाराष्ट्र में लावनी बहुत फेमस है, कर्नाटक में यक्षगान बहुत फेमस है, उसके अलावा केरल और उत्तराखंड। एक एक आप बताइए। अब केरल का तो भैया सभी लोग जानते हो, उत्तराखंड में थोड़ा सा गड़बड़ाएंगे। दो मैंने बताया, अब दो तुम बताओ। केरल वाला बहुत फेमस है यार, अब इतना तो मतलब छोटा लेवल पे जाके आपको याद होना चाहिए। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप बैठक 2022-23 कहां आयोजित की गई? एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? बताइए।
पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? सर सी ऑप्शन, ये कॉपरनिकस ने प्रमाणित किया था। ठीक है ना। हब्बल नाम से एक दूरबीन भी है, ठीक है ना, हब्बल नाम से एक दूरबीन भी है जिसे गैलीलियो ने बनाया था, एडविन हबल नाम से। अरस्तु सिकंदर के गुरु का नाम है और गैलीलियो ने हबल नाम से एक दूरबीन भी बनाया था जो भारत में नैनीताल साइड है। जल्द ही रिलीज होने वाली पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा का नाम क्या है? मैंने करंट का क्वेश्चन पूछा ये, लेकिन मैंने थोड़ा सा तरीका बदल दिया। आजाद, उसका नाम क्या है? आजाद। क्लियर है ना? आजाद। अगला, लोकसभा के लिए कितने सदस्य तय हैं? सर टोटल सदस्यों की संख्या है 552। मूल लोकसभा में 500 सीटों का वर्णन है। वर्तमान में 545 सीट मौजूद है। वर्तमान में 545 सीट मौजूद है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला आधिकारिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? बताओ। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार कौन था? एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, सरकारी इतिहासकार बताइएगा 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार कौन व्यक्ति था? या 1857 की क्रांति को किस उर्दू शायर ने देखा था? मिर्जा गालिब। सरकारी इतिहासकार जो हुआ करते थे वो थे सुरेंद्र नाथ सेन। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का ही नाम था 1857। इनकी बुक का ही नाम था 1857। और आधिकारिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? पटाभी सीतारमैया के द्वारा। ये वही है जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ त्रिपुरी में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े थे और गांधी जी के समर्थन के बावजूद ये हार गए थे। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का वह कौन सा अध्यक्ष पद का उम्मीदवार था जो गांधी जी के समर्थन के बावजूद सुभाष चंद्र बोस से चुनाव हार गए थे? दैट वाज पटाभी सीतारमैया, पी सीतारमैया। और देश की आजादी के समय 1947 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जे.बी. कृपलानी। लेकिन याद रखना, आजादी के बाद कांग्रेस का एक और सेशन हुआ था 1948 में जिसे विशेष अधिवेशन कहा जाता है और उसकी अध्यक्षता किया था पटाभी सीतारमैया ने। ठीक है ना, उसकी अध्यक्षता किया था पटाभी सीतारमैया ने ना। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आप तो आंसर उस समय का कर दोगे कि सर उस समय अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। लेकिन अगर पूछे कि आजादी के बाद एक विशेष अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1948 में जो लगभग उसका आखिरी ऑफिशियल मीटिंग था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पटाभी सीतारमैया ने की थी। यह बात याद रखिएगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसने महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल या मध्य प्रदेश? बताइएगा कौन जीता है? तो ये अब याद रखिएगा, आपके डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश ने जीता है। महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता है। ये वही मध्य प्रदेश है जिसे हम लोग सोया प्रदेश भी कहते हैं, सोयाबीन के उत्पादन के कारण। भारत का इथियोपिया भी कहते हैं, भारत का हृदय भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यार थोड़ा लाइक वाइक करते चलो। तो नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज पांडे जी को। अभी हाल ही में असम राइफल्स, जो कि भारत की सबसे पुरानी सशस्त्र बलों में से एक है, जिसका हेडक्वार्टर शिलोंग में पड़ता है, ये इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 188वां मनाया गया है। गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? देखो, दिल्ली को, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि दिल्ली को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाने वाला शासक कौन सा था? तो उस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। ठीक है ना। इल्तुतमिश का मतलब क्या होता है? चंद्रमा का देवता। ठीक है ना, चंद्रमा का देवता। और आपको बता दे, ये इल्तुतमिश वही शासक है जिसने मुगल परंपराओं में, मुगल नहीं, सल्तनत काल में भारत का पहला मदरसा बनवाने वाला इल्तुतमिश, भारत का पहला ईदगाह बनवाने वाला इल्तुतमिश, भारत का पहला मकबरा बनवाने वाला इल्तुतमिश भारत में।
ठीक है ना। भारत में पहला मकबरा बनाने वाला इल्तुतमिश, भारत में पहला ईदगाह बनाने वाला इल्तुतमिश, भारत में मदरसा पहला बनाने वाला इल्तुतमिश। क्लियर है। इसी की लड़की हुई रजिया सुल्तान और इसके एक लड़के का नाम था आराम शाह। आराम शाह को मार दिया था इसके गुलाम, आराम शाह मार दिया गया और उसकी वजह से फिर नहीं, रुकुद्दीन फिरोज था यार। आराम शाह तो इल्तुतमिश से 1210 में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। ये इन दोनों के बीच में 1210 में एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध को कहा जाता है जूद का युद्ध। क्लियर है ना, जिस युद्ध को कहा जाता है जूद का युद्ध, जिसमें इल्तुतमिश ने आराम शाह को मार दिया था और गद्दी पकड़ ली थी। फिर 1210 से लेकर 36 तक शासक रहा। फिर जब ये मरा इल्तुतमिश तो उसके बाद इसकी लड़की जो है रजिया सुल्तान वो शासिका बनती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं क्या है। निम्न में से किस राज्य में वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है ना, वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन। हाँ, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। वह व्यक्ति जो अपने मालिक से पहले गुलामी से आजाद हुआ वो भी इल्तुतमिश को कहा गया है। निम्न में से किस राज्य में वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश में किया गया। टीबी जो कि एक बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। इसके बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो साइंस में आपसे कई बार पूछता है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इससे प्रभावित अंग जो है शरीर में दैट वाज लंग्स। क्लियर है, दैट वाज लंग्स। और टीबी दिवस कब मनाया जाता है टीबी के खिलाफ जागरूकता के लिए, वो आप बताइएगा। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रभावित अंग फेफड़ा है, बैक्टीरिया से होने वाला एक डिजीज है। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक टीबी मुक्त भारत की प्राप्ति करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। MCF रायबरेली ने रानी रामपाल के सम्मान में स्टेडियम का नाम बदलकर रानी की गर्ल्स टर्फ कर दिया है। रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है। रानी रामपाल भूतपूर्व कप्तान रही हैं हॉकी टीम की। रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की भूतपूर्व कप्तान रही हैं, जिसका नाम रानी गर्ल्स टर्फ कर दिया गया है। और किसका, MCF रायबरेली स्टेडियम का नाम बदल करके। तो ये बात थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अगला सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2023 तक भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजक विस्तार किया। जैसे जब ओलंपिक चल रहा था तो उस भारत टीम को स्पॉन्सर्ड किसने किया था, उड़ीसा ने। और 2023 तक फिर उड़ीसा ने स्पॉन्सरशिप रखी हुई है भारत के पास। एक्सटेंड किया है ना, बढ़ाया है। ये उड़ीसा के पास पहले भी था और अभी भी किसके पास है, तो उड़ीसा के पास। ठीक है ना, उड़ीसा के पास है। चलेगा, अगले 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 क्वेश्चन पे जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। हाँ भैया आनंद कुमार, तुम्हारी बात सही है। वो आनंद कुमार ने सही लाइन लिखा। बोलते समय मेरे भी दिमाग में आया था कि चंद्रमा का स्वामी दैट इज इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन साम्राज्य का स्वामी और चंद्रमा का स्वामी दो अलग अलग शब्द हैं। आनंद तुम्हारी बात सही है। ठीक है ना, तुमने जो कमेंट किया है वो सही कमेंट किया है। अगला पॉइंट, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। अब याद रखना, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, कपड़ा उद्योग के कारण। ठीक है ना, कपड़ा। अब भरतपुर किस लिए फेमस है सर, वो केवला देव या घाना पश्चिम बिहार के कारण फेमस है। जयपुर सर पिंक सिटी के नाम से फेमस है। चित्तौड़गढ़ सर अपनी वीरता के लिए फेमस है। और अहमदाबाद अपने टेक्सटाइल उद्योग के लिए फेमस है। भारत का मैनचेस्टर एक जगह का नाम है। तो जैसे भारत का मैनचेस्टर, भारत का आइंस्टीन, भारत का कालिदास, इस तरीके से तुलनात्मक एक हम लोग के सामने रखा जाता है ना, वो ये है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पे खेली जाती है। देखो ये चार जो है, चारों को मिला करके क्या कहा जाता है, चारों को मिला करके ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। घास पे खेली जाने वाली है विंबलडन, जो सफेद पोशाक में खेली जाती है। और अभी आपने देखा कि विंबलडन 2023 का भी हाल फिलहाल में रिजल्ट आया। पुरुष मेल वाले में किसने जीता, तो मैक्सन कार्लसन ने जीता। महिला वाले में किसने जीता, तो मार्केटा नाम की प्लेयर ने जीता, जो कि चेक गणराज्य की हैं। और मैक्सन कार्लसन कहां के हैं, कमेंट करिएगा। एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी मैक्सन कार्लसन के देश से है। चलो मैं हिंट भी दे देता हूं, चलो स्पेन लिख लो, कुछ लिख लो। हो गया, बफरिंग सही हो गई, बफरिंग रुक गई है बफरिंग रुक गई। जस्ट अ मिनट,
हो गया, देखो ना बफरिंग रुक चुकी है। ठीक है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? सर ये है आपके कोलकाता में। ठीक है ना, ये है आपके कोलकाता में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अड्डा की टीम बहुत जल्द कलकत्ता भी पहुंच रही है। जहां तक मुझे पता है अड्डा के बहुत सारे फैकल्टी आपके 30 तारीख को 30 जुलाई को कलकत्ता पहुंच रहे हैं। तो कलकत्ता पहुंचने का और मिलने का एक बड़ा अवसर आपके पास होगा अड्डा की फैकल्टी के साथ। 30 जुलाई को कलकत्ता में बल्कि सेमिनार है। ये कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मैं ये आपको एक बात बता रहा हूं नॉर्मल कि कलकत्ता में 30 जुलाई को अड्डा का सेमिनार है। अभी कुछ दिन पहले पटना में हुआ था, कलकत्ता में बहुत सारे फैकल्टी जा रहे हैं, आप उनसे वहां जाकर के मिल सकते हैं जो लोग कलकत्ता के हैं। क्लियर है ना? तो मैं तो अपने लाइफ में कभी कलकत्ता नहीं गया हूं, ये एक बड़ा शहर है जो बचा हुआ है। फिलहाल अड्डा का सेमिनार 30 जुलाई को कलकत्ता में है, आप सभी का वहां पे स्वागत रहेगा। प्रथम भारतीय एयर मार्शल कौन थे? प्रथम भारतीय एयर मार्शल, सर प्रथम भारतीय एयर मार्शल रहे हैं एस मुखर्जी जी। मैं लिख के दे सकता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट को यह आंसर नहीं पता होगा। ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को आंसर नहीं पता होगा कि एस मुखर्जी जी भारत के पहले एयर मार्शल रहे। कोंकण तट कहां से कहां तक फैला हुआ है? ठीक है, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो कोंकण जो है वो दमन से गोवा तक विस्तृत है। अगला, बहुपक्षी ASW अभ्यास सी ड्रैगन 2023 भारत और किस देश के जल सेना के बीच आयोजित किया जा रहा है? बताइएगा, भारत और किस देश की जल सेना के बीच ड्रैगन अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो सर ये अभ्यास बी ऑप्शन, भारत और अमेरिका के बीच। सी ड्रैगन 2023 भारत और अमेरिका कर रहे हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सेना मेडल पाने वाली पहली महिला कौन है? दीना वकील, कांस्टेबल विमला देवी, संतोष यादव या सुष्मिता सेन? बताइएगा, सेना मेडल पाने वाली पहली महिला कौन है? सर देखिए, सेना मेडल पाने वाली पहली महिला है कांस्टेबल विमला देवी। ठीक है ना, कांस्टेबल विमला देवी सेना मेडल पाने वाली पहली महिला है। भारत गणराज्य के किस नागरिक को वर्ष 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? याद करो, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जिनका बहुत फेमस आंदोलन है बचपन बचाओ आंदोलन। कई बार तो यही पूछ देता है कि बचपन बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो बचपन बचाओ आंदोलन 1 बिलियन ड्रीम जो है वह किससे संबंधित है? कैलाश सत्यार्थी जी से संबंधित है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसका ऑप्शन करेक्ट है। अगला, गर्म पानी अभ्यारण्य कहां स्थित है? चाहे आप गर्म पानी पी ले चाहे आप ठंडा पानी पी लें, पानी तो आपको पीना पड़ेगा। ठीक है ना। तो गर्म पानी अभ्यारण्य कहां स्थित है? आजकल पता है, आजकल मैं थोड़ा सा ज्यादा मेरा समय जान रहे हो, आज भी जब 7 बजे लेक्चर था ना, तो विश्वास कर लेना, जिसकी कसम उसकी कसम कह दो, मैं 6:58 तक क्या कर रहा था? करंट अफेयर का काम कर रहा था। क्योंकि आप सभी को पता होगा 28 जुलाई को सुबह में 8 बजे करंट अफेयर की बुक आ रही है, और उस करंट अफेयर की बुक के लिए बड़ा मेहनत पड़ रहा है। दिन भर बैठ करके क्वेश्चन छांटना, कोई आंसर न गलत हो जाए जब बुक आप तक पहुंचे, उसमें मेरा बहुत समय जा रहा है आजकल। तो आने वाले 5-6 दिन यदि आपको ऐसा लगे कि आशु सर आजकल शाम को कैसे पढ़ा रहे हैं, तो आप एक बात जरूर ध्यान रखना कि यार वो थोड़ा सा मेरे साथ चल क्या रहा है कि मेरा पूरा फोकस आपके पास एक अच्छी किताब पहुंचे उसके ऊपर चला गया है थोड़ा सा हमें क्षमा करके रखिएगा कि यार आशुतोष सर आजकल आप 5-6 दिन से क्या हो गया है आपको। लेकिन फिर भी, बल्कि मैं तो सोच रहा हूं कि 5-6 दिन अब लगातार शाम को हिस्ट्री पॉलिटी का सेशन चला दूं, ताकि उसमें मेरे को तो सोचना ही नहीं पड़ेगा, बस एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो मेरा दिमाग में ये है, मेरे दिमाग में कि मैं कल से हिस्ट्री स्पेशल, पॉलिटी स्पेशल, ऐसे रीजन भी है कि कल 21 जुलाई हो जाएगा, 2 अगस्त को CHSL का एग्जाम है। तो अगर मैं 10 दिन CHSL विशेष करके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक डेटा के 100-100, 200-200 क्वेश्चन करा दूंगा तो वो सभी के लिए फायदेमंद हो जाएगा। कौन सा एक्सेस डेटाबेस में ऑब्जेक्ट नहीं है? तो पिवोट टेबल। अगला, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी दुनिया का सबसे आबादी वाला देश कौन हो गया? सर भारत हो गया है। अभी अभी इसने चाइना को क्या किया है? आबादी के मैटर में पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है भारत। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? सर ये शास्त्रीय नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। अगला, दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत की क्या स्थिति है? अभी ये इंडेक्स आया था, बताओ दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत की स्थिति। भारत की स्थिति चल रही है 77। जैसे हम लोग, तुम जैसे 77 लोग आएंगे जाएंगे,
तो अब इस क्वेश्चन को ऐसे याद रखो कि अपराधी 77 हैं भारत में, कि तुम जैसे 77 लोग आएंगे चले जाएंगे, दैट इज 77, आपराधिक रैंकिंग 77। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, मेरी बुक भैया बिहार में, यूपी में हर जगह मिलेगी, क्योंकि आप बुक करेंगे ऑनलाइन, आपको कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं देना होगा, वो आप तक पहुंच जाएगी। किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल की शुरुआत की सेवा शुरू की है? सी ऑप्शन, जर्मनी ने शुरू की है, ठीक है ना, सी ऑप्शन जर्मनी ने। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गद्दाम पद्दाजा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? ए ऑप्शन, कुचिपुड़ी से। अली ए लिगांग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है ना, तो अली ए लिगांग फेस्टिवल असम में। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में मूल स्टेम कोशिकाओं से कार्यशील मानव कंकाल की मांसपेशी विकसित की है? बताओ किस देश के एग्जाम था उसमें, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। लोकतंत्र की जरूरी विशेषताओं को प्रमुखता देना है, नागरिक को प्रमुखता देना, नागरिक संगठनों को प्रमुखता देना, न्यायपालिका को, या फिर कार्य अधिकारी। तो लोकतंत्र की सबसे जरूरी विशेषता है कि उस देश के नागरिक को प्रमुखता दे। लोकतंत्र होता ही है जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इट इज नोन एज द डेमोक्रेसी ना। अब्राहम लिंकन। अगला, भारत का पहला चिप विनिर्माण संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला चिप विनिर्माण संयंत्र गुजरात में स्थापित किया जाएगा। क्लियर है, गुजरात में। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क कहां खोजा गया है? तो भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क अभी उड़ीसा में खोजा गया, 1-1.5 महीने पहले की बात है। अभी हाल ही में वीर देविंदर सिंह का निधन हो गया। ये निम्न में से किस राज्य के पूर्व डिप्टी स्पीकर थे? बताइएगा, वीर देविंदर सिंह जी का निधन किसके डिप्टी स्पीकर थे? ए ऑप्शन, पंजाब के थे। अगला, ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने हाल ही में आयोजित लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? अरे नीरज चोपड़ा कौन नहीं जानता है, जेवलिन थ्रो से, भाला फेंक से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? मतलब बंगाल में कौन सी क्रांति हुई? तो बंगाल में जो हुई थी वो हुई थी नील उपद्रव। और बंगाल से मुझे फिर याद आ गया कि बंगाल मतलब कलकत्ता, कलकत्ता मतलब 30 जुलाई को अड्डा का सेमिनार है कलकत्ता में, ठीक है ना, 30 जुलाई को अड्डा का सेमिनार है कलकत्ता में, याद रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, सर ये 1928 में मिली थी। इसमें भगत सिंह जी और पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने मिलकर के नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान, जिसे आप वर्तमान में अरुण जेटली मैदान कहते हैं, उसमें इसकी स्थापना किया था, ठीक है ना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का शासन हुआ था? बी ऑप्शन, सैयद वंश का। भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जानते हैं? सर सरदार पटेल जी को जानते हैं, सरदार पटेल जी को। अब मैं आपको एक बात सूचित करूं कि मैं आजकल आधे घंटे ही पढ़ा पा रहा हूं, कल से 1 घंटे करने की पूरी कोशिश करूंगा। रीजन है 2-3 दिन से सर्दी जुकाम बुखार चल रहा था, लेकिन आज मैं थोड़ा ज्यादा फिट महसूस कर रहा हूं इन कंपैरिजन टू बीता हुआ कल और उससे पहले का एक दिन, तो इस वजह से था। और दूसरी चीज याद रखना, मेरा करंट अफेयर का बैच, करंट अफेयर का बुक 28 जुलाई सुबह 8 बजे लॉन्च होने वाला है। दूसरी चीज, आप Y182 कूपन कोड के साथ इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। कल 21 जुलाई है और कल से यह बैच शुरू हो रहा है। Y182 कूपन कोड मेरा है, याद रखिएगा। MTS के फॉर्म भरने की भी कल लास्ट डेट है। एक आखिरी संघर्ष, एक आखिरी मौका, भगवान सबको अवसर देता है। शायद वो आखिरी 24 घंटा जो लोग फॉर्म न भरे हों या जो लोग शायद निर्णय न लिए हों उनके लिए हो। मैं इन मुद्दों पे बहुत ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करना चाहता। बैच में जुड़ना न जुड़ना यह आपका व्यक्तिगत निर्णय होता है। हमारा वर्क है कि मैं आपको बताऊं कि भाई प्लीज थोड़ा इस बैच से जुड़ जाओ, एक बार दम लगा के मेहनत कर लो। 2 सितंबर से MTS का एग्जाम है, 2 ही सब्जेक्ट मुख्य तौर पे हैं, GS और आपके इंग्लिश, और ये GS का कंप्लीट बैच है, ठीक है ना। इस बैच को बिहार पुलिस के लड़के भी बेहिचक ले सकते हैं और मैं लिख के दे सकता हूं कि इनमें उनके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। डेली सुबह 8 बजे मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं, आप 8 बजे करंट अफेयर की क्लास में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो थैंक यू सो मच। और Y182 कूपन कोड का प्रयोग करके आप कोई भी अड्डा का बैच ले सकते हैं। बुक और टेस्ट सीरीज के लिए आप Y182S कूपन कोड का प्रयोग
कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत जल्द 10 मिनट शो भी लाऊंगा। हाँ, G20 पे 10 मिनट शो लाऊंगा यार, अभी तुम निश्चिंत रहो। ये 2-3 दिन थोड़ा जो मेरा जुकाम बुखार में बीता ना, वो मुझे व्यक्तिगत तौर पे नुकसान दिया। अब मैं आगे इस बात का ध्यान रखूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।